चलें एफ पी टी F1 चैप्टर 11 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10. Why would auditors be interested in examining large credit notes issued at the start of the financial years? क्रेडिट नोट कंपनी कब इशू करती है? जब भी हमें गुड्स रिटर्न होते हैं या हमें सेल्स रिटर्न होती हैं तो हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जो साल के शुरू में अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट नोट्स इशू होंगे तो ऑडिटर्स क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनको रिव्यू करने में। एक टर्म होती है बेसिकली विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग में ये होता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो साल के एंड पे बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस कर देती है। बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स की भी हो सकती हैं, वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस की भी हो सकती हैं। ये कब करते हैं? ये वो करते हैं ईयर एंड पे। लेकिन ये सारी की सारी फेक ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये इसलिए की जाती हैं क्योंकि साल के एंड पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, तो बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस कर दी जाती हैं ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अच्छी दिखे हमारे शेयर होल्डर्स को। और जैसे ही साल ख़त्म होता है उसके बाद जैसे ही नया साल शुरू होता है तो वो जितनी भी फेक ट्रांजैक्शंस की होती हैं वो मैनेजमेंट को तो पता होता है ये फेक ट्रांजैक्शंस हैं। वो उनको साल के शुरू में स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो उसको फौरन से रिवर्स कर देते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी भी है वो एक्यूरेट भी रहे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें वो फेक ट्रांजैक्शन चली जाएं और वो अच्छी दिखें। तो इसको बेसिकली कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑडिटर्स जो हैं साल के एंड के वैल्यूज़ और साल के शुरू के वैल्यूज़ को बहुत केयरफुली एग्जामिन करते हैं। अच्छा, एक क्या है? दे में सजेस्ट नॉन करंट एसेट बीइंग स्टोलन। अच्छा, क्रेडिट नोट्स इशू कर रहे हैं उसका तो ताल्लुक ही सिर्फ और सिर्फ सेल्स रिटर्न के साथ है, नॉन करंट के साथ तो कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। बी, दे में सजेस्ट विंडो ड्रेसिंग ऑफ सेल्स। यस, क्रेडिट नोट्स जो है ये सेल्स से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। सो ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी देखो, दे में सजेस्ट कैश इज बीइंग स्टोलन। नो, क्रेडिट नोट्स का काम सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के साथ है। नॉन करंट एसेट, कैश करंट एसेट उसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। दिस में सजेस्ट परचेजेस आर बीइंग मिसस्टेटेड। क्रेडिट नोट्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेल्स रिटर्न के साथ है, तो नॉन करंट एसेट वाला ऑप्शन, करंट एसेट कैश वाला ऑप्शन, एक्सपेंसेस परचेजेस वाला ऑप्शन इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहां पर सेल्स का जिक्र है और उसकी विंडो ड्रेसिंग का जिक्र है। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है एन इंटरनल कंट्रोल which is required by law can be excluded from implementation in a company if the expected cost of operating the control exceed the expected benefits of the control. एक सजेशन है कि जब भी आप इंटरनल, ये गाइडलाइन है कि जब भी आप इंटरनल कंट्रोल बनाते हो तो आपने उसका कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करना है। इसका क्या मतलब है? अगर कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट आ रही है $1000 और उससे बेनिफिट हमें आ रहा है फॉर एग्जांपल $200, तो इस तरह के कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है और बेनिफिट सिर्फ $200 का आ रहा है। लेकिन एक इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट आ रही है 200 और बेनिफिट 200 से ज्यादा कोई भी 1000 ये से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा ही इंटरनल कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये पूछ रहा है कि अगर वो इंटरनल कंट्रोल लीगल रिक्वायरमेंट हो तो तब भी हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना चाहिए। नहीं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो रूल है कि जब भी आपने इंटरनल कंट्रोल बनाना है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना है, वो सिर्फ और सिर्फ उन इंटरनल कंट्रोल्स के लिए है जो ऑप्शनल हैं।
जब भी लीगल रिक्वायरमेंट आ जाए तो फिर आपको कुछ भी और नहीं देखना। जब भी लीगल रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको एज इट इज आपने फॉलो करना है, चाहे उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 10,000 हो, बेनिफिट आपको $100 का हो, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। इवन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, बेनिफिट बहुत कम हो, तब भी उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। जब लीगल रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर किसी चीज़ को भी नहीं देखना, उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑब्वियसली फॉल्स है ये बेसिकली। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन are potential impacts on a business of removal of significant funds or asset। अगर कोई बिजनेस से एसेट्स या कैश चोरी कर रहा है बहुत बड़े अमाउंट में, तो ये जो नीचे ऑप्शंस दिए सारे के सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एक्सेप्ट वन। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? अगर बिजनेस से बहुत ज्यादा एसेट्स और कैश चोरी हो जाएगा तो शेयर होल्डर के रिटर्न्स जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, अगर बिजनेस से बहुत ज्यादा एसेट्स या बहुत ज्यादा कैश रिमूव हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी चोरी होना शुरू हो जाए, तो एक चीज तो क्लियर है कि हर जो पॉजिटिव इंडिकेटर होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरना शुरू हो जाएगी, रिटर्न टू शेयर होल्डर गिरना शुरू हो जाएगा, हर अच्छी चीज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होगा। तो पहला ऑप्शन है फॉल इन रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली यस, अगर बिजनेस से बहुत बड़ी चोरी होना शुरू हो जाए तो बिजनेस कम रिटर्न या कम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर पाएगा शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उसके पास कैश भी कम है और उसके पास एसेट्स भी कम है। बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली रिडक्शन इन प्रॉफिट्स भी होगा। रेप्यूटेशनल डैमेज, ये ऑप्शन डी है। रेप्यूटेशनल डैमेज, आपकी रेप्यूटेशन जो है वो डैमेज होगी, बिल्कुल होगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? रेप्यूटेशन डैमेज, डिक्रीज इन प्रॉफिट, फॉल इन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, ये तीनों के तीनों डिक्रीज हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं। चौथा क्या है? ये ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या ये हो सकता है? वर्किंग कैपिटल पता है आपको? वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो वो कह रहा है कि आप बिजनेस से बहुत ज्यादा कैश चोरी कर रहे हो, आप बिजनेस से बहुत ज्यादा एसेट चोरी कर रहे हो, और आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। मतलब आपके करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस से जितना कैश निकलेगा, जितने एसेट्स निकलेंगे बिजनेस से, ऑब्वियसली डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है ये तीनों ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है बात, क्योंकि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा एक्चुअली में। तो कौन सा, यहां पे क्या पूछा? विच इज द एक्सेप्शन? इन चारों में से कौन सा रीजन नहीं हो सकता? ए, बी, डी तीनों रीजन हो सकते हैं, ऑप्शन सी जो है वो रीजन नहीं हो सकता। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, which of the following is not a key risk area fraud for computer fraud? कंप्यूटर फ्रॉड के लिए कौन सा जो है वो की रिस्क एरिया नहीं है? पहला हैकर्स। क्या हैकर्स होगा? हैकर्स तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंप्यूटर रिलेटेड या कंप्यूटर फ्रॉड रिलेटेड की रिस्क एरिया है। लैक ऑफ मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग या मैनेजरियल अंडरस्टैंडिंग, क्या ये हो सकता है? देखो, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फ्रॉड इसलिए होते हैं ना कि मैनेजर्स जो है उनको नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर की। वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर सही से चलाना नहीं आता। तो क्या होता है कि जो ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है जब वो काम करता है तो वो फ्रॉड करना शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि मैनेजर्स तो इन फ्रॉड को पकड़ ही नहीं सकते। तो जब मैनेजर आपके एक्सपर्ट नहीं होंगे, मैनेजर आपके ट्रेंड नहीं होंगे, तो आपका ऑपरेशनल लेवल जो है वो कंप्यूटर फ्रॉड करना या किसी भी किस्म का फ्रॉड करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टर ही नहीं पकड़ पा रहा कंपनी का तो मैनेजर फ्रॉड करेंगे, जब मैनेजर नहीं पकड़ पा रहा तो ऑपरेशनल लेवल स्टाफ करेगा। क्लियर विद दिस? ओके, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैनेजर के पास नॉलेज नहीं है तो मैनेजर के नीचे जो भी है जिसको पता होगा कि मैनेजर ये फ्रॉड नहीं पकड़ सकता, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो फ्रॉड करेगा। इसके बाद है इनएबिलिटी टू सिक्योर एक्सेस टू डेटा।
इनएबिलिटी, कंपनी कंप्लीटली जो है वो अनएबल है अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। अच्छा, डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही हो सकता है? वो जो है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसका सारा का सारा डेटा जो है वो उसके पेपर पे पड़ा हुआ है, हो सकता है ना, प्रिंट फॉर्म में। तो अगर वो डेटा को सिक्योर नहीं कर रहे, अब अगर तो डेटा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे हो सकता है फिर तो ठीक है, फिर तो ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड का की रिस्क एरिया हो सकता है। बट हमें पता है कि डेटा जो है वो सारा का सारा कंप्यूटर पे नहीं हो सकता। डेटा को सिक्योर भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सारा का सारा डेटा कभी कंप्यूटर पे नहीं होता। तो इनएबिलिटी टू सिक्योर एक्सेस टू डेटा, ये डेटा का इशू है, ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा आपके कंप्यूटर पे नहीं होता। आपका सारा डेटा पेपर पे पड़ा हुआ है, तो हैकर क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर से तो कोई रेलेवेंस इसकी है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ये ऑड ऑप्शन है, ये बेसिकली नहीं हो सकता क्योंकि ये डेटा का इशू है, ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सिस्टम। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सिस्टम मतलब ये कि आपके 4-5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फाइनेंस का मॉड्यूल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉड्यूल है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मॉड्यूल है। इन तीनों को मिला के आपने एक जगह वर्किंग करना शुरू कर दी। ये क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, वो तीनों जगहों पे अपडेट होगी। तो जब भी इंटीग्रेशन होगी तो उससे ये तो फायदा होगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स भी बचेंगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपके कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा क्योंकि 2-3 मॉड्यूल्स को आप मिला के एक ही साथ चला रहे हो, और अगर वहां पे प्रॉपर रिकंसिलिएशन नहीं होंगी तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू आप वर्कआउट कर सकते हो, मैनुअली में उनको ऑपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। So obviously hackers, lack of managerial understanding, integration of data system, ये तीनों जो है कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड है। बट इनएबिलिटी टू सिक्योर एक्सेस टू डेटा, कि कोई डेटा के करीब तक ना जा सके, ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड हो। अगर आपका कंप्यूटर डेटा पे हो तो ठीक है, ना हो तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कंप्यूटर से। सो ऑप्शन सी जो है ये ऑड है। क्लियर विद दिस? इसके बाद नेक्स्ट है, which of the following would not form part of a fraud response plan? अच्छा, फ्रॉड रिस्पॉन्स प्लान क्या होगा? फ्रॉड रिस्पॉन्स प्लान होगा कि कोई बंदा जो है वो बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, हमें शक हो गया, अब हमने उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना है। ये है फ्रॉड रिस्पॉन्स प्लान। पहला है सस्पेंडिंग स्टाफ सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अब हमने हमें जिस बंदे पे शक है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा जो है फ्रॉड कर रहा है, उसको हम फौरन से सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि आप जब तक आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी आप नहीं आओगे ऑफिस। ये क्या है? फ्रॉड रिस्पांस प्लान है। तो बिल्कुल ठीक है, ये आपके फ्रॉड रिस्पांस प्लान का सबसे पहला काम ये होता है कि सस्पेंड करना होता है। ये तो है। सेकंड, इन्वेस्टिगेटिंग द एक्टिविटीज एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ अ सस्पेक्टेड फ्रॉडस्टर। एक बंदे ने फ्रॉड किया है, या जो भी फ्रॉड करने का हमें शक है जिस बंदे पे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसकी एक्टिविटीज को चेक करोगे। ऑब्वियसली ये भी आपका फ्रॉड रिस्पांस प्लान है। तो ऑप्शन ए और बी तो है कि ये आपके फ्रॉड रिस्पांस प्लान का हिस्सा है। कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है? फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कंट्रोल, ये अब रिस्पांस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। क्यों? फ्रॉड हो रहा है, उसको आप रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे नहीं भेज दोगे। अगर आपको फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है तो आप फौरन से उस बंदे को जिस पे शक होगा उसको सस्पेंड करोगे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसके खिलाफ एक टीम बनाओगे जो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये होगा फ्रॉड रिस्पांस प्लान। आप ये तो नहीं करोगे ये फ्रॉड कर रहे हैं चलो उसको उठा के ट्रेनिंग पे भेज दो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो फ्रॉड रिस्पांस प्लान का हिस्सा नहीं होता। क्लियर विद दिस? फ्रॉड रिस्पांस प्लान हमेशा याद रखो, ये रिएक्टिव अप्रोच है। आपको शक है कि फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हो चुका है, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो। ये जो फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है ना, ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। अभी फ्रॉड हुआ नहीं होता, लेकिन आप अपने एम्प्लॉय को फ्रॉड रिलेटेड ट्रेनिंग देते हो ताकि कल को ये फ्रॉड करे ही ना एट फर्स्ट प्लेस।
लेकिन जब फ्रॉड हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं होगी, उसके बाद हमेशा फ्रॉड रिस्पॉन्स प्लान ही होगा।